हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। इधर चंद हफ्तों में ट्रांजिट में होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन मेरे बहुत से व्यूअर्स ने मुझे लिखा कि बिल्कीस बानो के मामले में जहां 11 कन्विक्ट्स को रिहा कर दिया गया और फिर उनके फूलों से स्वागत किया गया, कुछ ने उनके पैर भी छुए, बड़ा वार्म वेलकम था, उसमें जो लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं उसके सिलसिले में एक वीडियो बनाऊं। और आज की एक ताजा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुभाषनी अली की पीआईएल और टीएमसी एमपी महुआ की पीआईएल को सुनने से एग्री कर लिया है। इसलिए इस सिलसिले में अब बात करना जरूरी हो गया है। देखिए, इस पूरे मामले में बहुत कुछ लिखा जा चुका, बहुत से वीडियोस बना जा चुके। मेरे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। पूरी जिंदगी क्रिमिनल लॉ पढ़ाने के बाद और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाने के बाद मैं जो स्टैंड हमेशा लेता रहा हूं, लिखता रहा हूं, बोलता रहा हूं, मैं उस स्टैंड पर आज भी कायम हूं। मैं पनिशमेंट्स के खिलाफ हूं। मेरा यकीन रिट्रीब्यूशन और डेटरेंस में नहीं है। मैं आज भी ये मानता हूं कि सजाएं से ये सोचना कि कोई बदला ले लिया जाए, कोई रिवेंज ले ली जाए, या उसके डर से लोग आगे जुर्म नहीं करेंगे, ये चीजें साइंटिफिकली साबित नहीं हुई। लेकिन इस पूरे मामले में जो मेरे चंद डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, मैं पहले उनका जिक्र करूं और फिर आपको लॉ और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बताऊंगा। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि मैं रिट्रीब्यूशन और डेटरेंस में यकीन नहीं करता। इसलिए किसी की सजा कम हो जाए या किसी को रिहा कर दिया जाए, उस पर मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब रिहा किया जाए ऐसे किसी मामले में, तो क्या हमने रेस्टोरेटिव जस्टिस की प्रोसेस और उसके तकाजों को पूरा किया? क्या विक्टिम और कन्विक्ट्स के बीच कोई मीटिंग हुई जिसमें कन्विक्ट ने अपना इकरार जुर्म किया हो, कोई आत्मग्लानि का इजहार किया हो, जो कुछ उसने किया उसके बारे पर में उसे शर्मिंदगी हो, और फिर विक्टिम को ऐसा लगे कि ये जो कह रहा है ये दिल से कह रहा है, ये वाकई में शर्मिंदा है, और विक्टिम आगे बढ़कर उसको माफ कर दे, ताकि उसमें एक ये चीज आ जाए कि उसका एक पर्सनल ट्रॉमा, कुछ हद तक मेंटल ट्रॉमा कम हुआ, और उसके बाद अगर रिमिशन का फैसला हो तो उस फैसले पे जाहिर है कि कोई भी जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में यकीन रखता होगा मेरी तरह, उसको कोई एतराज नहीं हो। ये तो पहली बात। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये कि जबकि मेरा यकीन तो रिफॉर्मेशन में है और मैं सजाओं में यकीन नहीं रखता, कमांड एंड कंट्रोल में और रिट्रीब्यूशन और डिटरेंस में मेरा यकीन नहीं, लेकिन जिन्होंने रिमिशन किया उनका यकीन रिट्रीब्यूशन में है और उनका यकीन डिटरेंस में है, और वो हमेशा डेथ पेनल्टी का फेवर करते रहे, जराइम के लिए डेथ पेनल्टीज की वकालत करते रहे। जब दिल्ली गैंग रेप हुआ, एक बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, 2013 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट पास हुआ, और यहां तक बात हुई कि रेप के जुर्म में सजाए मौत दी जाए। उनके स्टैंड में जो ये चेंज है, ये बैफलिंग है कि जो बात तो अब तक रिट्रीब्यूशन और डेटरेंस की कर रहे थे, लेकिन अब अचानक रिफॉर्मेशन पर आ गए। इसलिए इसका मुझे कुछ डिसअपॉइंटमेंट है। और फिर तीसरी चीज, जिस तरीके से कुछ लेजिस्लेटर्स या पॉलिटिकल लीडर्स बात कर रहे हैं कि ये जो कन्विक्ट्स थे ये ब्राह्मण्स थे और इनका गुड बिहेवियर था, ये हमारी जो पिनोलॉजी है उस पिनोलॉजी के खिलाफ है। जो हमारी सेंटेंसिंग की पॉलिसी है और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की स्कीम और उसूल है,
उन उसूलों के खिलाफ है कि किसी की कास्ट देखकर उसको सजा कम दी जाए या ज्यादा दी जाए। ये कोई बहुत पुराने जमाने की बात रही होगी। आज के जमाने में मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। और चौथी चीज ये कि रिमिशन आफ्टर ऑल डिस्क्रिशन है सरकार का, लेकिन लॉ इसमें क्लियर है कि डिस्क्रिशन भी आर्बिटरली इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिशन का इस्तेमाल भी जो होगा वो रीजनेबल तरीके से होगा। वो क्या रीजनेबल तरीका इस केस में एग्जामिन पूरी तरह हुआ, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और फिर पांचवा जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है वो ये कि क्या रेप जिस तरीके का जुर्म है उसके बारे में हमने कोई चीज कंसीडर की। रेप का सेक्स से कोई ताल्लुक नहीं, इसका सेक्सुअल प्लेजर से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक बदले की भावना से किया हुआ जुर्म है। ये जुर्म सिर्फ जिसके विरुद्ध होता है, विक्टिम, उसके खिलाफ नहीं होता, बल्कि वो जिस कम्युनिटी से आता है उस कम्युनिटी के खिलाफ, उस कम्युनिटी के मर्दों के खिलाफ होता है। रेप जो है वो औरतों की बॉडीज का इस्तेमाल है एक कम्युनिटी को डिमीन करने के लिए, एक समाज को डिमीन करने के लिए। इसमें जो मेंसरिया और गिल्टी माइंड है वो ट्रेडिशनल क्राइम्स से डिफरेंट है। कोई चोरी हो रही हो, कोई डकैती हो रही हो, कोई मर्डर हो रहा हो, उसके जो मोटिव होते हैं उससे डिफरेंट मोटिव होता है रेप के मामले में। और छठा मेरा जो कंसर्न और डिसअपॉइंटमेंट है कि क्या गुजरात की सरकार को देश के संविधान के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हिसाब से इस मामले में रिमिशन देने का हक था। मैं जानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें होती हैं, और अगर महाराष्ट्र की सरकार को भी यह हक हो जो कि कानूनन सही होता, तो वहां की सरकार भी एक पॉलिटिकल डिसीजन के तहत यही फैसला कर सकती थी। इसलिए कोई शायद ग्राउंड पर उससे फर्क ना पड़े, लेकिन लीगल मसला है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिमिशन के लिए कौन सी होगी। जिस सरकार के तहत और जिस स्टेट में ट्रायल हुआ या उस स्टेट में जिस स्टेट में जुर्म हुआ। और सातवां मेरा कंसर्न यह है कि पॉलिसी 1992 की फॉलो की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। जो नई पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत रिमिशन नहीं दी जा रही, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसकी क्या कानूनी हैसियत है। वो एक रिट पिटीशन के तहत आ रहा है। आर्टिकल 32 के तहत एक कन्विक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है और वो ये कहता है कि गुजरात सरकार को ये आदेश दिया जाए कि मुझे 15 साल हो गए हैं, मेरी एप्लीकेशन रिमिशन की गुजरात सरकार कंसीडर करे 1992 की पॉलिसी के तहत, न कि लेटेस्ट पॉलिसी के तहत जिसमें रेप के लिए रिमिशन नहीं होगा, जिसमें ऐसे जराइम में जहां सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है वहां रिमिशन के शरायत डिफरेंट होंगे। तो आर्टिकल 32 की रिट पिटीशन में बिना गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील डिस्पोज ऑफ करते हुए क्या इस तरीके का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दी जा सकती है? एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न है जो मैं चाहता हूं कि लीगल अवेयरनेस के जो व्यूअर्स हैं वो इसको समझें। और फिर ये प्रश्न जुडिशियल डिसिप्लिन का भी है कि क्या 5 जजेस की बेंच का कोई फैसला कोई 2 जजेस की बेंच पलट सकती है? देश का कानून यह है कि 5 जजेस बेंच का अगर कोई फैसला है तो उसको फिर 7 जजेस की बेंच के सामने जाना होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला क्या एक 2 जजेस की बेंच पलट सकती है? ये भी एक प्रश्न है जिसके सिलसिले में बात की जानी चाहिए। आइए समझते हैं कि ये मामला क्या था। मार्च की 3 तारीख 2002
बिल्किस बानो पे बड़ी भारी पड़ गई वो तारीख। 21 साल की औरत है, गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उसका गैंग रेप हो रहा है, उसकी फैमिली के सारे लोगों को मार डाला जा रहा है, 3 साढ़े 3 साल की उसकी बच्ची को मार डाला गया उसकी आंखों के सामने। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। जब ये लगा कि ट्रायल गुजरात में नहीं हो पाएगा फ्री एंड फेयर, तो वो ट्रायल का फोरम बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्र में ट्रायल हो रहा है, कन्विक्शन हो जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट कन्विक्शन को अपहोल्ड कर देती है, सुप्रीम कोर्ट कर देती है अपहोल्ड। ऐसे मामले में क्या रिमिशन जिस तरीके से दी गई वो लीगली सही थी? सजा दी ट्रायल कोर्ट ने, रेप के लिए भी और मर्डर के लिए भी, और कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत जो जुर्म किया गया उसके लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया। यकीनन 15 साल हो गए थे, रिमिशन का कोई मामला बनता था, लेकिन किस तरीके से रिमिशन दिया जाए, मेरा प्रेफरेंस होता रेस्टोरेटिव जस्टिस। अब आइए समझते हैं कानून क्या है। देश के संविधान में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की पावर है पर्डन की, और अनुच्छेद 161 में गवर्नर की पावर है। फिर सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की दफा 432 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सेंटेंस को सस्पेंड करने की या रिमिट करने का अधिकार है, और 433 में कम्यूट करने का अधिकार है। ये जाहिर है कि सारी की सारी पावर्स का जो सोर्स है वो ये सेक्शंस है। मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है राष्ट्रपति की या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है गवर्नर की, लेकिन ये पावर आर्बिटरली एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, मेलाफाइडी तरीके से एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। इस पावर का और इन फैसलों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब सबसे अहम सवाल इस पूरे मामले में यह है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो रिमिशन देगी वो कौन होगी। एक व्यू ये है कि वो गवर्नमेंट महाराष्ट्र की सरकार होगी, और एक व्यू ये है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आया कि गुजरात सरकार इस मामले में फैसला ले सकती है, और वो फैसला 1992 की रिमिशन पॉलिसी के तहत हो, क्योंकि वो पॉलिसी उस वक्त इनफोर्स थी जब 2008 में इन 11 लोगों का कन्विक्शन हुआ। ये वो लॉ है जिसके तहत ये पूरा फैसला हुआ है, और इसलिए इस लॉ को समझने की जरूरत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रतन सिंह वर्सेस श्रीहरन। अब इस केस में देखें अगर, तो जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है रतन सिंह वर्सेस श्रीहरन में, उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगी। और जो सेक्शन 435 है वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट 432 दफा के तहत और 433 दफा के तहत कुछ मामलात में रिमिशन देगी आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई बहुत ग्राउंड पे फर्क नहीं पड़ने वाला कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन होता तो क्या हो जाता, लेकिन बात लॉ से कंप्लायंस की हो रही है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तहत स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का बना, सीबीआई उसके तहत काम करती है। इसलिए इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल लीगली जो बनता है क्या उसको फॉलो किया गया।
क्या इसमें कंकरेंस ली गई, रजामंदी ली गई गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की? एक ये प्रश्न उठता है। फिर मैंने आपको जैसे बताया, इस पूरी कहानी में ये बात नहीं है कि ये फैसला गुजरात गवर्नमेंट ने अपने आप कर दिया। इसमें गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। हमको कभी भी अपनी एनालिसिस में ब्लाइंडली चीजों को नहीं देखना चाहिए। राधेश्याम भगवान दास शाह एलियस लाला वकील मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट गए। आर्टिकल 32 के तहत गए, मैंने आपको बता दिया, एसएलपी में नहीं थे। और उन्होंने कहा कि 1992 की पॉलिसी के तहत गुजरात सरकार को आदेश दिया जाए कि हमारी रिमिशन को कंसीडर करें। तो सरकार ये कह सकती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से चल रहे हैं। बट ये जो पेटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट में गए लाला वकील, इनकी पेटिशन में कुछ मसले थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताया कि यह मामला गुजरात दंगों का है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि एक ऑर्डिनरी मामला है, रिमिशन का केस है, एक नई पॉलिसी है, एक पुरानी पॉलिसी है, इस केस में पुरानी पॉलिसी एप्लीकेबल है, पुरानी पॉलिसी के तहत रिमिशन कंसीडर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पूरे फैक्ट्स कोर्ट को रिवील किए जाने चाहिए थे वो नहीं। बेहतर होता कि इस मामले में बिल्कीस बानो को पार्टी बनाया जाता, बिल्कीस बानो का पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट सुनती। हमारा क्रिमिनल लॉ आज विक्टिमियोलॉजी को बहुत अहमियत देता है। बेल देने के मामले में भी हम हर जगह कह रहे हैं कि विक्टिम को सुने बिना बेल ना दी जाए। इतना बड़ा रेप का मामला, गैंग रेप का मामला, मर्डर का मामला, बिल्कीस बानो के दिल में क्या है इस मामले में? उसका दिल कन्विक्ट्स के बिहेवियर से पसीजा या नहीं पसीजा, ये तो कंसीडर होना चाहिए अगर हमारा रेस्टोरेटिव जस्टिस में कोई यकीन। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2014 की रिमिशन पॉलिसी, जिसके तहत जिस मामले को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, उसमें रिमिशन नहीं दिया जाएगा इस तरीके से जैसे इस केस में दिया गया। उसमें प्रोहिबिशन नहीं है सीबीआई वाले मामलात की। तो कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब मसला यह है जिसको समझने की जरूरत है कि हाई कोर्ट में जब मैटर गया तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट, एक जुडिशियल डिसिप्लिन के तहत श्रीहरन का जजमेंट 2016 का, उसके तहत उन्होंने कह दिया कि भाई इस मामले में महाराष्ट्र की सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, गुजरात गवर्नमेंट नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि नहीं, गुजरात गवर्नमेंट इसको कंसीडर कर ले। तो गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर मान रही है तो फिर उस गवर्नमेंट को कैसे आप क्वेश्चन करें? फिर तो प्रॉब्लम कहीं और है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी अपीयर हुए महुआ और सुभाषिनी की पिटीशन में, तो उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम जो रिमिशन है उसको चैलेंज कर रहे हैं, जो गुजरात गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करें तो रिलीफ मिलना आसान नहीं। ये वो मसला है जिस पर मैं समझता हूं कि लीगल अवेयरनेस के लोगों को, व्यूअर्स को जानकारी जरूर होनी चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले से नाउम्मीद ये कन्विक्ट सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह हो रहे हैं कि क्या वो फैसला पर इंक्यूरियम है,
क्या वो फैसला गलत है? और वो फैसला अगर पर इंक्यूरियम है तो वो लॉ नहीं है, और अगर वो लॉ नहीं है तो उस फैसले के बिना पर जो फैसला हुआ गुजरात गवर्नमेंट का, उसको और प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं। ये बात हो रही है कि क्योंकि वो फैसला एक 5 जज बेंच का जो वी श्रीहरन के केस में था उसके खिलाफ जा रहा है। ये वो लीगल प्रश्न है जो उठाया जा रहा है और जिसको समझने की जरूरत है, और जिसके हिसाब से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इस मामले में वो महाराष्ट्र की सरकार होगी, ना कि गुजरात की सरकार। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार भी रिमिशन दे सकती है और 1992 की पॉलिसी के तहत देगी। इसलिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब एक ही पार्टी की सरकार गुजरात और महाराष्ट्र में है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये समझता हूं कि रिमिशन के मामलात में आम तौर से लिबरल एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत सख्त सजाएं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव नहीं करती हैं, लेकिन अगर हम रेस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम की तरफ बढ़ें तब हम शायद बेहतर रिफॉर्मेशन कर पाएंगे। और इस मामले में जो कॉन्टेक्स्ट थी, उस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम देखें कि किन हालात में ये जुर्म किया जा रहा है, तब शायद हम किसी डिफरेंट नतीजे पे पहुंचे। और एक और खास मुद्दा जिस पर हमको जरूर जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रिजाइडिंग जज है जिसने कन्विक्शन किया है, क्या उसकी राय ली जानी चाहिए? क्योंकि जब उसने कन्विक्शन किया और सजा दी तो कोई भी जज सजा देने के वक्त मिटिगेटिंग फैक्टर और एग्रावेटिंग फैक्टर दोनों को देखकर सजा तय करता है। ये रिक्वायरमेंट सेक्शन 432 क्लॉज 2 में सीआरपीसी के है कि जब एप्लीकेशन रिमिशन की दी जाए तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may require the presiding judge of the court which had convicted or confirmed the conviction to state his or her opinion. क्या इस केस में वो ओपिनियन लिया गया जिस तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है? उससे ऐसा महसूस होता है कि प्रिजाइडिंग जज का ओपिनियन इस केस में बहुत सख्त था। मैं समझता हूं कि रिमिशन के लॉ पर आज जो कुछ हमने बात की उससे कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर हमको हासिल हुई होगी। गुजरात सरकार जरूर ये कह सकती है और ये कहेगी और ये कह रही है कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया। लेकिन हमारे लीगल सिस्टम में हमने बार बार कहा, एक पूरी किताब इस पे लिख दी गई कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है पर इनफेलिबल नहीं। जजेस ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर उनके सामने पूरे फैक्ट्स ना रखे जाएं, अगर वकील पूरी अच्छी बहस ना करें, तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि कोई जजमेंट जो है वो किसी अर्लियर प्रेसिडेंट के खिलाफ चला जाए। इसीलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज ये तय कर लिया, जब ये पिटीशन उनके सामने आई सुभाषिनी अली की और महुआ की, कि हम इस मैटर को सुनेंगे। अब इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आए हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। और मेरा व्यूअर्स से वादा है कि अब लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के वीडियोस ज्यादा रेगुलरिटी के साथ पेश किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।